हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे फाइनल ईयर का अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसके अंदर। ठीक है, हमारा बस इस लेक्चर के बाद एक लेक्चर और रह जाएगा। उसके अंदर हम अपना सेकंड मतलब फर्स्ट यूनिट अपनी कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट यूनिट के ऊपर चलेंगे। ठीक है, आपके 2 या 3 टॉपिक ही पेंडिंग रहेंगे इस लेक्चर के बाद। यहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल और प्लस में जितने भी हमारे पॉसिबल क्वेश्चंस इसके अंदर थे, वो हम मतलब टॉपिक्स हमारे इसके अंदर थे, वो हम सारे कवर करके चल रहे हैं इसके अंदर। तो अब आप ध्यान से देखेंगे कि हम आगे क्या करने वाले हैं। ठीक है, हमने इसके अंदर लास्ट में कुछ प्रॉपर्टीज हमारी न्यूक्लियर की जो है वो हमने कर ली थी, जिसके अंदर हमने चार्ज, मास, डेंसिटी, वॉल्यूम ये सारे इंक्लूड कर लिए थे उसके अंदर। नेक्स्ट आज हम प्रॉपर्टी इसकी करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा न्यूक्लियर स्पिन की। ठीक है, हमारी जो आज का लेक्चर है वो है इसके अंदर जितनी भी पेंडिंग्स हमारी प्रॉपर्टीज थी न्यूक्लियर न्यूक्लियर की, वो हमें सारी कंप्लीट करनी है। साथ में हमारा जो मास डिफेक्ट आता है इसके अंदर वो करना है, बाइंडिंग एनर्जी करना है। यहाँ तक के टॉपिक के कॉरेस्पॉन्डिंग जितने भी न्यूमेरिकल पॉसिबल न्यूमेरिकल्स हमारे बनते हैं, हमें वो सारे डिस्कस करने हैं। लास्ट ईयर्स के जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं, वहां से मैंने इस यूनिट के सारे पॉसिबल क्वेश्चंस जो है वो लिए हुए हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, पॉसिबल क्वेश्चंस अगर आप ये क्वेश्चन कर लोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन के अंदर एग्जाम के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो इसके अंदर अब ध्यान से सुनते हैं कि हमारे पास अब आगे क्या है। इसके अंदर हमारे पास जो आज का टॉपिक है बेटा, वो है न्यूक्लियर स्पिन। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात आती है कि स्पिन का कॉन्सेप्ट ही हमने क्यों लिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बारी आपको बता देती हूँ कि हमने स्पिन का कॉन्सेप्ट क्यों लिया था। जैसे कि आपको ध्यान होगा, जब हम ये मान के चलते थे कि ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है और ये मेरे एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये कहा था कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे क्या करता है, अपने ऑर्बिट के अंदर घूम रहा था, जिसकी वजह से हमने इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है कंसिडर किया हुआ था। ठीक है, अब ये कहता है कि अगर आपने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम लिया हुआ है, तो आप जस्ट वहां पे क्या कर रहे थे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को ही वहां पे बता पा रहे थे। साथ में इसके अंदर हम ज्यादा हाइपरफाइन स्ट्रक्चर को नहीं बता पा रहे थे। मतलब क्या है कि एक आपके पास सपोज एक बारी आपके पास क्या है, एक लाइन आपको दिखाई दे रही है। तो एक लाइन जब आपको दिखाई देती है, तो इसके अंदर जब मल्टीपल लाइंस के अंदर यानी कि इसको और रिजॉल्व करके देखते हैं, तो वहां पे हमारे पास मल्टीपल लाइंस इसके अंदर आ जाती हैं, तो हम क्या कहते हैं कि ये और ज्यादा फाइन हो गया। ठीक है, तो अगर ये और ज्यादा फाइन हो रहा है, तो यानी कि पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आया था वहां पे, तो हमने ये कह दिया यहाँ पे कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ में जब हम क्या लेके चलते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम को इसके साथ इंक्लूड करते हैं, तो हम इस तरीके का चीज देख पाते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर था, मतलब उसको हम और ज्यादा फाइन करके देख पाए। ठीक है, तो यानी कि ये चीज कब हुई थी, जब आपने स्पिन का कॉन्सेप्ट लिया था। तो यहाँ पे भी जो हमारे न्यूक्लियॉन्स हैं, यानी कि जो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उसके केस में कहता है ये कि जब हम उसमें अपनी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम न्यूक्लियस के अंदर उसको कंसीडर करते हैं, तो हम वहां पे और ज्यादा हाइपरफाइन स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। न्यूक्लियस के अंदर भी और ज्यादा हाइपरफाइन स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो वहां पे ये जो टोटल आपका एंगुलर मोमेंटम प्लस में टोटल आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम आया है, ये यहाँ पे क्या क्रिएट करता है, आपका टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम हमारा क्रिएट करता है इन केस ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के केस में ये क्या होता है, आपका आई से डिनोट होता है। अगर हम एटम के बात करते हैं, तो एटम के केस में जब भी हम टोटल एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को ऐड करते हैं टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम के साथ, तो बेटा वहां पे क्या आता है, आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम आता है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, जे वेक्टर से डिनोट करते हैं। अगर यहाँ पे हम एल वेक्टर और एस वेक्टर यानी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर और स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर को ऐड करते हैं, तो हमारे पास न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होता है इन केस ऑफ द न्यूक्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, ये वाली चीज आ जाती है। तो हम यहाँ पे यही चीज कहेंगे कि अगर हमें फाइन स्ट्रक्चर देखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने ये दोनों चीजें लेनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको
कि स्पेक्ट्रल उसमें जब हमारे पास एक इंडिविजुअल कंपोनेंट की मल्टीपल लाइंस हमारी एग्जामिन होती है, जब उसको हम हाई रिजॉल्विंग पावर से देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि वहां पे जो स्प्लिटिंग है लाइंस की वो क्या होती है, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जब हम उसको और हाई रिजॉल्विंग पावर इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं, स्पेक्ट्रोग्राफ से देखते हैं, तब हमें ये मिलता है। तो यही चीज अगर हम न्यूक्लियस के केस के साथ देखते हैं, तो वहां पे हमारे पास क्या होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं अंडर द रूट ऑफ s into s प्लस में 1 h कट से, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर को अंडर द रूट ऑफ l into l प्लस में 1 h कट से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास वहां पे क्या आता है, न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम आ जाता है, जिसको हम इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं। ठीक है, और जो जिसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, आपकी टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होती है, इन दोनों के एडिशन की। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है आपकी बेटा आई की, वो आपकी हाफ इंटीग्रल के अंदर भी हो सकता है, और सिंपल मतलब इंटीग्रल मल्टीपल आपका मतलब जो आती हैं वैल्यूज वो भी हो सकती है, और हाफ इंटीग्रल मल्टीपल वैल्यूज ऑफ एच कट ये भी हो सकती है, दोनों ही इसके अंदर पॉसिबल हो सकती हैं। तो अगर हम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट के बारे में बात करें, तो जब हमारा ए इवन होता है तब हमें क्या मिलता है, इंटीग्रल मल्टीपल वैल्यू ऑफ एच कट हमें ऑब्टेन होती है। और अगर हम ए को क्या लिखते हैं, यानी कि एटॉमिक वेट जो आपका है, एटॉमिक मास जो आपका है, उसको हम ऑड लेके चलते हैं। अगर एटॉमिक वेट मेरा ऑड में आ गया, तो मेरे पास जो न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू आएगी वो मेरी कितनी आएगी, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में, एच कट की फॉर्म में आएगी। समझ में आया? और अगर मेरे पास दोनों ही मेरे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों ही मेरे इवन हो जाते हैं, तो ग्राउंड स्टेट में आई की वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो पॉजिटिव होती है, यानी कि पैरिटी भी वहां पे उसकी पॉजिटिव होती है, और वैल्यू इसकी कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ये चीज आपको इसके केस में ध्यान में रखना है। करेक्ट है। उसके बाद इसके अंदर क्या आता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, एक्चुअली में ये आपका होता है इलेक्ट्रिक करंट को कितना एरिया जितना आपने ले रखा है, सपोज आपने सर्कुलर है तो हम सर्कुलर एरिया के बारे में बात करेंगे, उसमें कितना हमारा करंट फ्लो कर रहा है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो अगर इससे इसको डिनोट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, करंट क्या होगा, कितना चार्ज पर यूनिट टाइम हमारे पास जा रहा है, वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। तो चार्ज को हम अगर क्यू से डिनोट करें तो क्यू से कर लो, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई से करना चाहते हो तो ई से कर दो, तो ई बाई टी हम इसको लिख सकते हैं करंट को। ठीक है, एरिया ऑफ द लोब, अगर कंसिडर मैंने इलेक्ट्रॉन का मोशन इसमें कर रखा है, तो इलेक्ट्रॉन हम ये मानते हैं कि वो हमारा सर्कुलर स्टेट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका जो हमारे पास एरिया होगा वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स जो हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो ई बाई टी इंटू में पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें पता है कि ये जो टी होता है हमारा टाइम पीरियड, इसकी वैल्यू को भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, टी क्या होता है, टू पाई बाई ये कितना होता है, आप सबको पता है कि टी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ न्यू होता है। ठीक है, ओमेगा कितना होता है, टू पाई न्यू होता है। ओमेगा कितना होता है, देखो यहां से मैं आपको बताती हूँ, देखिए यहाँ पे कितना होता है आपका ओमेगा, ये किसके इक्वल होता है आपका, टू पाई न्यू, इसके इक्वल आता है। और आप सबको पता है कि न्यू किसके इक्वल होता है, वन बाई टी के इक्वल होता है। इसका मतलब यहाँ पे कितना हो गया आपका, टी हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं देखूं तो मेरे को पता है ओमेगा की वैल्यू वेलोसिटी की फॉर्म में भी दी जा सकती है, तो टी इज इक्वल टू आपकी किसके इक्वल हो गई, आपकी टू पाई बाय ओमेगा, और यहाँ पे इसको वेलोसिटी की फॉर्म में पुट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से इसको पुट कर देंगे तो देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको वेलोसिटी की फॉर्म में करेंगे तो v बाय आर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टू पाई v बाय आर आपके पास आ जाएगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा यहाँ पे होता है, तो v बाय आर आपके पास ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी। राइट, तो यहाँ पे ये कितना था, आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू ई बाई टी इंटू में पाई आर स्क्वायर था। टी की वैल्यू क्यों यहाँ पे हमने पुट कर दिया, जो कटता था उसको काट दिया, और हमारे पास कितना आ गया, ई वी आर बाई टू आ गया। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि ये किसी पर्टिकुलर
आपके ऑर्बिट के अंदर मूव करता है और बाहर से मेरे पास क्या था, बाहर का जो सेकंड पोस्टुलेट था उसके अंदर ये कहता है कि जो हमारे पास ये है, सेकंड उससे ले लो या फिर किसी भी उसमें कह दो कि पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर कर रहा है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हम किससे मूव डिनोट करते हैं, एमबीआर से करते हैं। तो यहाँ से हमने एम से मल्टीप्लाई भी कर दिया और एम से डिवाइड भी कर दिया। तो अगर एम से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, E/2m, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, एमपीआर। एमपीआर को क्या लिख सकते हैं, एल। तो एल को हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो आपका जो ये आ रहा है गायरोमैग्नेटिक रेशियो, ये किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू, यानी कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बाय ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू E/2m के फॉर्म में आपका आ जाएगा। ठीक है, अब बात ये थी यहाँ पे कि ये जो हमने फैक्टर लिया है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास सिंपल फॉर्म में है। ठीक है, सिंपल फॉर्म में तो है, लेकिन अगर मैं वेक्टर की फॉर्म में यहाँ पे करूंगी तो इसको हम देखो इस तरीके से लिख सकते हैं। हमारे पास जो रिजल्ट आया है बेटा, वो अभी आया है आपका म्यू डिवाइडेड बाय आपके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, E डिवाइडेड बाय 2m के इक्वल होता है। ठीक है, E डिवाइडेड बाय 2m के इक्वल होता है। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लेके चले तो मेरे पास ये भी वेक्टर फॉर्म के अंदर आएगा, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो वेक्टर फॉर्म के अंदर है उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं हम अंडर द रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, एच कट आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इसी वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे, इस वैल्यू को हम इस तरीके से लिखेंगे कि यहाँ पे इसको तो हटा देती हूँ। ठीक है, इसको हटा देती हूँ, और ये वाला जो फैक्टर था ना, ये पूरा इसको उठा के कहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, इसको उठा के यहाँ लिख दूंगी, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर इज इक्वल टू E/2m अंडर द रूट ऑफ L इंटू एल प्लस में 1 एच कट, और एच कट को क्या लिख सकते हैं, h/2π, यानी कि हमारे पास ये जो म्यू वेक्टर है ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू वेक्टर मेरे पास आ जाएगा मेरा EH कट बाई 2m, यानी कि EH/2 ऑलरेडी था, 2π और आ गया यानी कि 4π। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका m, ये m, तो EH/4πm, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका अंडर द रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1। ठीक है, L इंटू L प्लस 1 हमारे पास ये आ जाएगा। तो यहाँ तक इसको कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, और ये जो हमारे पास आया है इसमें देखो ये जो फैक्टर आया है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, अगर यहाँ पे अब देखो सारी चीज यहीं से आएगी। अगर ये मास आपने इलेक्ट्रॉन का लिया हुआ है तो ये बोहर मैग्नेट्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है, बोहर मैग्नेट्रॉन कहलाता है। ठीक है, और अगर हम इसको क्या कह रहे हैं, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन या प्रोटॉन है, तो ये न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन कहलाएगा। ठीक है, तो इन्हीं के यानी कि मास से डिपेंड है, ये मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब ये कहता है कि ये जो आपने वैल्यू निकाली थी ये वाली, ये सिर्फ किसके लिए है, ऑर्बिटल के लिए है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो ये म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E/L वेक्टर E/L/2m आया था। यहाँ पे इसको खोलते हैं तो G आता है, G फैक्टर आता है, उसकी वैल्यू यहाँ पे तो 1 ही हो रही है। तो यानी कि ऑर्बिटल को तो सेटिस्फाई कर रही है लेकिन स्पिन के केस को सेटिस्फाई नहीं कर पाई। तो हमने क्या किया, इसके अंदर फिर क्लासिकल को छोड़ के क्वांटम मैकेनिक्स को कंसिडर किया, और क्वांटम मैकेनिक्स ने ये कहा कि यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन करो और वहां पे G फैक्टर इंक्लूड कर दो, और G फैक्टर की वैल्यू ऑर्बिटल के लिए तो 1 कर दो, और अगर स्पिन का केस लेके चलते हो तो वहां पे क्या कर दो, 2 आ जाएगी इस फैक्टर की वैल्यू। ठीक है, तो वहां से हमारी जो भी प्रॉब्लम थी वो हमारी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि ये सारा फैक्टर आ जाएगा। स्पिन के केस के अंदर हमने इसको बता दिया, जैसे पीछे तो हमने ऑर्बिटल के केस में किया था, ऐसे ही सिंपल हम स्पिन के केस में भी कर सकते थे। लेकिन अब हमें किसके बारे में बताना है, न्यूक्लियर स्पिन के बारे में बताना है। तो इन दोनों का टोटल आई हो जाता है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम इसको ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, मास ऑफ आपका प्रोटॉन पुट होगा, तो मास ऑफ प्रोटॉन पुट करते हैं, तो मैंने आपको बताया था ये न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन आ जाता है, और न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 5.05, जब यानी कि
इसको पूरा सॉल्व करोगे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू रख रहे हो, ठीक है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रख रहे हो और मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू रख रहे हो। जब सारी वैल्यूज पुट करते हो बेटा आपके पास जो वैल्यू आती है वो आती है 5.05 इंटू 10⁻⁻27 जूल पर टेस्ला या फिर एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास आती है, दोनों आपको ध्यान में रखनी है, जूल पर टेस्ला में भी और एम्पियर मीटर स्क्वायर के अंदर भी, दोनों रखनी है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है यानी कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है आपकी इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट की। कौन सी है आपकी? इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपल मोमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपल मोमेंट हमारी एक ऐसी प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर की जो हमने, क्योंकि देखो जो भी आपका स्टार्टिंग में आपका न्यूक्लियर मास का था, ठीक है, कॉन्सेप्ट न्यूक्लियर वॉल्यूम साइज का आपने निकाला था, वहां पे ये कंसिडर किया था कि जो आपका न्यूक्लियस है वो आपका स्फेरिकल शेप का है, राइट, आपने स्फेरिकल शेप माना था। तो उसके स्फेरिकल शेप से यानी कि चार्ज भी जो होगा वो उसके ऊपर स्फेरिकल शेप के ऊपर ही होगा, करेक्ट है ना, चार्ज भी स्फेरिकल शेप के ऊपर ही होगा जो भी उसके ऊपर होगा। तो ये कहता है कि वहां पे उसके स्फेरिकल शेप के अंदर थोड़ा बहुत जो डेविएशन आता है उसको जो प्रॉपर्टी बताएगी वो हमारी इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपल मोमेंट कहलाती है, ठीक है। तो यानी कि इट इज रिलेटेड विद द deviation of the shape of nucleus from its spherical symmetry। तो आप क्या कहोगे कि इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपल मोमेंट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमारा थोड़ा बहुत भी न्यूक्लियस की शेप में डेविएशन होता है उसके स्फेरिकल सिमेट्री से वो बताए, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट बोलते हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपल मोमेंट ऐसा है तो इसका मतलब जब हम खुद स्फेरिकल शेप लेके चलेंगे तब हमारे पास क्या है, वहां पे कोई चेंज नहीं आता, तो हम उसको कहेंगे कि वहां पे Q की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी तो उसके अंदर यानी कि इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपल मोमेंट को अगर मैं कैपिटल Q से डिनोट कर रही हूँ और वहां पे ये कह दे कि ये Q से है तो यानी कि इसमें कोई भी चेंजेस वहां पे नहीं हुए तो Q की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए भी मुझे क्या चाहिए? इसका एक एक्सप्रेशन चाहिए, ठीक है। तो हमें वो डिराइव नहीं करना, सीधा याद रखना है, ठीक है। तो अगर हम सीधा याद रखते हैं तो वहां पे जो आपके पास रिलेशन है वो क्या है? इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपल मोमेंट दैट मींस Q इज इक्वल टू 2/5 ऑफ एटॉमिक नंबर और ब्रैकेट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी कि आपकी जो एक्सिस है, आपका जो स्फीयर बनाते हो, एक आपकी मेजर एक्सिस होती है, माइनर एक्सिस होती है, तो माइनर का स्क्वायर माइनस में मेजर एक्सिस आपके पास हो जाती है, ठीक है। तो ये कहता है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपल मोमेंट है ये हमारा एरिया के डायमेंशन के अंदर जाता है, तो इसकी जो यूनिट है वो आपकी क्या है? बर्न होती है, ठीक है। बर्न का मतलब क्या है? 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर में जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। और इसका जो ऑर्डर आएगा वो 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर होता है, इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं कि इसका ऑर्डर बर्न के अंदर जाएगा, ठीक है। तो ये बर्न के उसमें आ जाएगा, यानी कि अगर हम यहाँ से देखें तो मेरे पास जो आपकी वैल्यू ऑफ Q है यानी कि इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपल मोमेंट है, किस किस पे डिपेंड कर गया? एक तो मेरे साइज के ऊपर डिपेंड कर गया, एक मेरा कितना चेंज हो रहा है उसकी स्फेरिकल सिमेट्री से उसके ऊपर डिपेंड कर गया, एक मेरा यहाँ पे एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड कर गया, ठीक है। अब ये कहता है कि अगर यहाँ पे A और B की वैल्यू इक्वल हो जाती है तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि कोई भी उसकी स्फेरिकल सिमेट्री से जो चेंजमेंट है वो नहीं हुआ है, स्फेरिकल सिमेट्री है, तो यानी कि Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। दैट मींस इफ Q इज इक्वल टू 0 A B की इक्वल हो जाएगा और हमें स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मिल जाएगा न्यूक्लियस के ऊपर, ठीक है। अगर हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखें अलोंग जेड डायरेक्शन और ये कह दे कि Q की वैल्यू मेरी ग्रेटर देन 0 है, अगर Q मेरा 0 से बड़ा है यानी ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो तभी मिल सकता है ना जब A छोटा होगा B से, है ना। अगर A छोटा है B से इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे B क्या है? मेरा बड़ा है A से। B बड़ा कब होगा? जब Q आपका ग्रेटर देन 0 है तब। और इस टाइप पे हमें क्या मिलता है? प्रोलेट स्फेरॉइड मिलता है, ठीक है। कैसा मिलता है? प्रोलेट स्फेरॉइड मिलता है। और अगर हम क्या कहें A बड़ा है मेरा B से तो हमें ऑब्लेट स्फेरॉइड मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है? ऑब्लेट स्फेरॉइड। कैसा होता है ये दिखा देती हूँ मैं, देखो ये हमारे पास कुछ इस टाइप का होता है यहाँ पे कि हमारे पास देखिए यहाँ पे ये हमारे पास क्या था?
स्फेरिकल शेप के अंदर सपोज ये बन गया, ठीक है। उसके बाद अगर मेरे पास वाई एक्सिस, यानी कि हमारे पास देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये मेरे पास ए एक्सिस हो गई, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बी हो गया। अगर ए बी के इक्वल होता है तो इस केस के अंदर जो क्यू है वो मेरे पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद अगर मेरे पास क्यू की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, क्यू की वैल्यू पॉजिटिव तभी होगी मेरे पास जब बी मेरा बड़ा होगा, ठीक है। इसका मतलब ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। अगर कुछ इस तरीके से आएगा तो ये मेरे पास ये बन गया शेप, ठीक है। इस टाइप की जो शेप बनेगी यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोलेट। क्या बोलते हैं, प्रोलेट स्फेरॉइड। प्रोलेट स्फेरॉइड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मेरे पास क्या है, Q इज लेस देन 0 है, Q लेस देन 0 है, तो फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेस देन 0 यानी नेगेटिव, नेगेटिव मतलब ए बड़ा होगा वहां पे। अगर ए बड़ा है और बी मेरे पास छोटा है तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनेगा, ऐसे। शेप थोड़ी सी ठीक दे देना आप, ठीक है। इस तरीके की शेप्स ऐसी बनती है। इसको हम क्या बोलेंगे, लेटा सा बन रहा है ये, है ना, ऑमलेट की तरह लेटा लेटा सा बन रहा है, तो इसको हमने नाम क्या दे दिया, ऑबलेट। इसको क्या दे दिया नाम, ऑबलेट, ठीक है। तो आपके पास ये तीनों फॉर्म्स इसकी बन गई है। ये स्फेरिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका प्रोलेट बन गया है, और ये आपका क्या बन गया, ऑबलेट स्फेरॉइड आपका बन गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा इसके अंदर, और यहाँ पे देखो, अगर इसकी वैल्यू जितनी भी क्यू की वैल्यू आपकी कम आती जाएगी, यानी कि हमारे पास ये उतना ही डेविएशन उसका कम हो रहा है, यानी कि वो स्फेरिकल शेप का ही है। हमने स्टार्टिंग में सारी प्रॉपर्टीज के अंदर हमने यही माना है कि न्यूक्लियर क्या है हमारा, स्फेरिकल शेप का है, तो यानी कि ये उसको जस्टिफाई कर रहा है कि हाँ स्फेरिकल शेप का है ये, ठीक है, उसको जस्टिफाई कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखो स्टैटिस्टिक्स आती है। हमें सबको पता है कि लार्ज नंबर का डेटा के साथ डील करने के लिए हमें फिजिक्स की एक ब्रांच मिली हुई है जिसको हम स्टैटिस्टिक्स ब्रांच बोलते हैं। तो वहां पे हमारे पास क्या है, हम स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। अब हमारे पास जो है बेटा, वो दो तरीके के पार्टिकल्स हैं। एक तो हमारे डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होते हैं, एक होते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। तो हमने वहां पे पढ़ा था, जब हमारे सेकेंड ईयर में स्टैटिस्टिक्स थी, तो हमने देखा था कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन यानी कि क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमारे पास डील करती है डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के साथ। लेकिन जो हमारा न्यूक्लियर का कॉन्सेप्ट है, न्यूक्लियर के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जो प्रोटॉन है वो सभी एक जैसे, सब एक जैसे होंगे, न्यूट्रॉन्स भी एक जैसे उसमें होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी सब एक जैसे उसमें है, ठीक है। तो हम इसके अंदर किसी भी पार्टिकल को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, यानी कि यहाँ पे हमारे पास कैसे पार्टिकल है, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है। तो स्टैटिस्टिक्स में इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के साथ जो डील करती है वो है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स, यानी कि क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक बोल्ट्जमैन आइंस्टीन होती है और एक होती है फर्मी ड्रैक, ठीक है। बोल्ट्जमैन आइंस्टीन और फर्मी ड्रैक, ये दो हमारे पास स्टैटिस्टिक होती है। बोल्ट्जमैन आइंस्टीन क्या करती है, बोस आइंस्टाइन जो हमारे पास है, मैं इसको बोल्ट्जमैन बोल गई है, बोस आइंस्टाइन बोला है, इसको बोस आइंस्टाइन बोलते हैं बेटा, ठीक है। बोस आइंस्टाइन है ये। तो बोस आइंस्टाइन क्या है, हमारे पास जो पार्टिकल बोसॉन्स हैं वो इसको फॉलो करते हैं। इसके अंदर जो स्पिन होती है तो जीरो होगी या फिर इंटीग्रल स्पिन होती है। एग्जाम्पल इसका फोटॉन है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास इवन मास नंबर जो है हमारे पास वो होता है, और वो बोस आइंस्टाइन को सेटिस्फाई भी करते हैं, ठीक है। और जो वेव फंक्शन है वो हमारा सिमेट्रिक बनता है। इसके अलावा जो पार्टिकल्स हैं जो आपके ना जीरो है ना इंटीग्रल, जो हाफ इंटीग्रल है वो कौन से होते हैं, फर्मियंस होते हैं। फर्मियंस कौन फॉलो करता है, फर्मियंस फर्मी ड्रैक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करती है, ठीक है। इसके अंदर एक और खासियत है कि जो फर्मियंस होते हैं वो हमारे पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को फॉलो करता है। पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या होता है कि नो टू क्वांटम नंबर कैन हैव सेम स्टेट, ठीक है। हमारे वो सेम स्टेट नहीं रख सकते हैं, इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, पॉली एक्सक्लूसिव
प्रिंसिपल के अंदर इसका मतलब वो करते हैं, ठीक है। और इसके जो वेव फंक्शन है वो उसमें कैसे होता है, जैसे इसके क्या है, सिमेट्रिक है, ये एंटी सिमेट्रिक आपके पास होते हैं, ठीक है। कैसे पार्टिकल्स रिप्रेजेंट, वेव फंक्शन कैसे पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, एंटी सिमेट्रिक उसको फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट है। अब आपके पास यहाँ क्या है, पॉसिबल न्यूमेरिकल्स हैं जो मैंने आपके फर्स्ट यूनिट में से निकाले हैं, यहाँ तक के जितना मैंने आपको पढ़ाया है वहां तक के, ठीक है। मास वाले जब मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगी, मास और बाइंडिंग एनर्जी के न्यूमेरिकल वहां पे करवा दूंगी। अभी एक बारी 7 प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। इन 7 प्रॉब्लम्स के अलावा आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर वो करता है तो इसका मतलब वो उनकी वैल्यूज को चेंज करके देगा, जो आप इसके बेस्ड पे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, और वो मैं आपको सिखाऊंगी भी कि कैसे आपको करना है, करेक्ट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच of a 2 mega electron volt proton to a गोल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। यानी कि आपके पास क्या है, गोल्ड न्यूक्लियस ले रखा है आपने, और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। मैंने आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। वहां पे हमने देखा था कि हाफ एम वी स्क्वायर मेरा किसके इक्वल आता है, आपके दोनों चार्जेस के अपॉन में हमारे पास किसके इक्वल होता है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके इक्वल होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मेरा पोटेंशियल एनर्जी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसके इक्वल आया था, इस वजह से हम इसको ये लिख रहे हैं। और वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी आ रहा था, ठीक है। तो यानी कि हमें वहां पे आर नॉट की वैल्यू लिखनी है, और हाफ एम बी स्क्वायर क्या है, एक तरह से एक एनर्जी है, और यहाँ पे हमें एनर्जी की वैल्यू 2 MeV दे रखा है, तो हम डायरेक्ट इसको पुट करेंगे। अब आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि डायरेक्ट कैसे उसमें है, तो यहाँ पे आप देख लो कि, और इसकी वैल्यू जूल में करनी है, ये ध्यान में रखना बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाफ एम वी स्क्वायर किसके इक्वल है, आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, आपका आर नॉट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वहां पे हम अल्फा पार्टिकल लेते थे तो यहाँ पे 2e आता था, अब के बार हमने प्रोटॉन लिया हुआ है इसीलिए 2e नहीं आएगा, सिंपल e आएगा, ठीक है। क्योंकि प्रोटॉन पे सिंगल चार्ज है, क्योंकि प्रोटॉन 1h1 होता है, ध्यान रखना, प्रोटॉन को 1h1 लिखते हैं, इसीलिए ये कितना है आपका सिंगल यहाँ पे 1 आएगा। अगर मैं यहाँ पे अल्फा पार्टिकल देती तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल यानी कि हीलियम, हीलियम क्या होता है, 2He4 होता है, तो यानी कि यहाँ पे 2e आता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाफ एम बी स्क्वायर की वैल्यू 2 MeV है आपके पास, ठीक है। ये एक एनर्जी, एनर्जी की वैल्यू आपको गिवन थी, तो ये 2 तो ये हो गया, और MeV को आप जूल के अंदर 1.6 × 10⁻⁻13 जूल लिख सकते हो, क्योंकि मेगा को मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है, तो यहाँ मेगा था तो यानी कि 6 को मैंने इसमें से और वो कर दिया, तो -19 + 6 कितना हो गया, -13 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जेड की वैल्यू कितनी है, 79 है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपको पता ही है, बस जस्ट सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए और आर नॉट को यहाँ पे से कैलकुलेट कर दीजिए। समझ में आया ना प्रोसेसर, कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो मैं आपको बता चुकी हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे इसने प्रोटॉन लिया है वैसे वहां पे अल्फा पार्टिकल को भी ले सकता था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पॉसिबल क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आता है यहाँ पे कैलकुलेट एनर्जी कैरीड आउट बाय एन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जैसे आपकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पूछी है, वैसे ही आपसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन की भी एनर्जी पूछी जा सकती थी, ठीक है। तो अगर उनकी एनर्जी पूछी जा सकती थी तो देखो यहाँ पे हमें पता है कि जो भी एनर्जी निकालते हैं वो mc स्क्वायर से निकाल सकते हैं ना, ठीक है। तो mc स्क्वायर से ही इसको निकालेंगे। m आपके पास कितना है, मास ऑफ, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन की निकालनी थी, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 × 10⁻⁻31 है, c स्क्वायर से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्योंकि ये वैल्यू किसमें है, जूल में आ रखी है, लेकिन मुझे जूल में नहीं चाहिए, क्योंकि आपने पीछे देखा था यहाँ पे जो भी वैल्यूज है वो आप MeV के अंदर निकाल रहे। देखो यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू किसमें है, MeV के अंदर है, इसका मतलब इसकी एनर्जी को भी MeV में देनी पड़ेगी। तो आपने पीछे देख लिया था कि MeV किसके इक्वल होता है, यहाँ पे देख लिया ना, MeV की वैल्यू 1 MeV कितना है, 1.6 × 10⁻⁻13 जूल। तो 1 जूल को हम कितना लिख सकते हैं, 1/1.6 × 10⁻⁻13 MeV लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही किया, 1/1.6 × 10⁻⁻13 MeV लिख दिया, ठीक है। इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, 0.51 MeV आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो एनर्जी कैरीड आउट बाय द इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास 0.51
वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है एक्चुअली में, ठीक है। प्रोटॉन के लिए अगर हम करते हैं, प्रोटॉन के लिए होता है 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और न्यूट्रॉन के लिए आप इसको कैलकुलेट करोगे तो न्यूट्रॉन के लिए होता है 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपके पास कैलकुलेट मास नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस हुज रेडियस इज 1.66 into 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। तो आपको मास नंबर कैलकुलेट करना है, रेडियस आपको गिवन है, तो आपको फॉर्मूला याद होगा R इज इक्वल टू R नॉट ए की पावर 1/3। वहां पे R नॉट मैंने बताया था 1.2 से 1.5 फर्मी हमारे पास होता है, राइट। तो हम वहां पे क्या करेंगे, देखो ये सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे और ए की वैल्यू वहां से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। R इज इक्वल टू R नॉट ए की पावर 1/3। R आपको गिवन है, ये आपको स्टार्टिंग से ही पता होता है, इसको आप कोई भी चूज कर सकते हो, 1.2 भी ले सकते हो, 1.3 भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, a की पावर कितना है 1/3 है, यहाँ पे 1/3 इज इक्वल टू R बाय R नॉट हम कर देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, a की वैल्यू R बाय R नॉट, इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, दोनों साइड क्यूब क्यूब कर दिया हमने, तो 1/3 इंटू 3 करेंगे तो कैंसिल हो गया, इसका पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। R भी गिवन है, R ये भी R नॉट भी गिवन है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है, a nucleus having mass number A 243 splits into two nuclei having mass number in ratio 1:8, ठीक है। हमें जो मास रेशियो है वो 1:8 में करना है, तो आपको जो रेडियस ऑफ द स्मॉलर वन है वो 4.2 फर्मी आया है, तो जो लार्जर वन है उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है कि इसको हमने 1:8 में करना था, तो 1:8 में दे रखा है, तो आप रेशियो को इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं ना, तो फर्स्ट एलिमेंट कितना हो जाएगा 243 डिवाइडेड बाय टोटल इनटू में 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 27। सेकंड आपका जो एटॉमिक मास आया है वो दिस इनटू में 8 हो जाएगा, तो दूसरे वाले का आप कैलकुलेट ऐसे कर देते हो, ठीक है। तो एक यानी कि एटॉमिक मास को हम 27 और एक को 216 हम बोल रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि जो हमारा फॉर्मूला होता है, जो हमारा रेडियस फाइंड आउट करने का है वो कितना है, R इज इक्वल टू R नॉट ए की पावर 1/3। अब आपने दो एटॉमिक मास है, उसमें से एक लार्जर हो सकता है और एक स्मॉल हो सकता है, एक की वैल्यू इसने आपको बोली हुई है, दूसरे की रेडियस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो दूसरे की रेडियस करनी है, और एटॉमिक सॉरी जो एटॉमिक मास है वो तो आपके पास आ गया, रेडियस एक की दे रखी है, एक की फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, A1/A2 कर दिया, और R1 इज इक्वल टू R2 A1/A2 की पावर 1/3 कर दिया, ठीक है। एक छोटी वाले की हमें पता है कि ये हमारे पास 4.2 होगी, तो लार्जर वाले की निकालनी थी, ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये देखो डायरेक्टली है, तो ऊपर बड़े वाला है तो रेडियस भी बड़ी आएगी, नीचे छोटे वाला है तो ये भी छोटी आएगी, इसीलिए मैंने छोटी वाले को यहाँ पे किया है और इसकी वैल्यू को जस्ट सॉल्व किया है। 8 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1/2 2 का क्यूब हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू में कितना हो जाएगा आपका 4.2, यानी कि 8.4 फर्मी, यानी कि छोटी वाली अगर मेरे पास 4.2 है तो बड़े वाले की लार्जर वन की जो हमारी रेडियस आएगी वो 8.4 हमारे पास हो जाएगी, ठीक। उसके बाद क्या है आपके पास, कैलकुलेट एनर्जी इक्विवेलेंस इन जूल एंड इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, आपको जूल और उसमें बताना है, तो क्या आप इसको कर पाओगे। आपको एनर्जी का इक्विवेलेंट बताना है, किसके अंदर, जूल में भी और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर भी। बिल्कुल इजी है बेटा, इसके अंदर देखो जूल के अंदर अगर आपको करना है, मैं इसको करके बता देती हूँ। जूल के अंदर अगर आपको करना है तो यहाँ पे देखो आपके पास जो एनर्जी का रिलेशन है, एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी हमारे पास होती है E इज इक्वल टू mc², सबको पता है ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें पता है कि हम मास ऑफ क्या प्रोटॉन यूज करते हैं, जो मास आता है न्यूक्लियस का, आपने मास ऑफ न्यूक्लियस निकाला था ना, मास ऑफ न्यूक्लियस कितना आया था 1.66 इंटू 10 की पावर -27, ये आ चुका आपका मास ऑफ न्यूक्लियस जो आपने निकाला था, ठीक है। इनटू में आपके पास क्या है यहाँ पे C², C² का मतलब क्या है 3 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर, यानी कि 9 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर, यानी कि 16,
ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया। इसको हम अगर कैलकुलेट करें तो 1.66 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट है 1.494। ठीक है, और 10 की पावर -27 इंटू 10 रेज़ टू पावर +16, ये हमें जो रिजल्ट देके जाएगा वो आपका है, मतलब पूरा इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। पूरा सॉल्व करके ये वाला एक शिफ्ट कर दिया मैंने इसके अंदर 10 रेज़ टू पावर -10, ये किस में आया है? जूल में। यानी कि आपको एक बार इसको जूल में दिखाना था, एक बार किस में दिखाना है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिखाना है। तो आपको पता है, मैंने पीछे निकलवाया था कि 1 जूल और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में क्या रिलेशन होता है? क्या है? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -13 है। ठीक है, जूल -13 में आपका जूल में उसमें आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो सारा का सारा रिलेशन किस में आ जाएगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो वो आप उसमें क्या कर सकते हो? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर उसको कैलकुलेट कर दीजिएगा। ठीक है, यही दोनों इसके अंदर करने थे। देखो, जूल में और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है? वॉल्यूम वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर एंड बोहर मैग्नेट्रॉन आपको कैलकुलेट कर दिया। तो आप सबको पता है बोहर मैग्नेट्रॉन का जो फॉर्मूला है वो क्या है? यहाँ पे म्यू बी इज इक्वल टू ई एच बाई 4 पाई एम ई हो जाता है। अगर बोहर मैग्नेट्रॉन बोल रही हूँ तो म्यू बी होता है। ठीक है, म्यू एन का मतलब क्या है? हमें न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन के बारे में बात कर रही हूँ। न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन का वैल्यू कितनी है? 5.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -27 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तब आई जब मैंने यहाँ पे मास ऑफ न्यूक्लियस या फिर जो आपका प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है, आपने उसकी वैल्यू को पुट किया है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं किसकी वैल्यू पुट कर रही हूँ यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को पुट कर रही हूँ, तो मेरे पास कितना आता है? 9.27 इंटू 10 रेज़ टू पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर या फिर जूल पर टेस्ला। ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर या फिर जूल पर टेस्ला आपके पास यहाँ पे रिजल्ट में आता है। करेक्ट है, ये दोनों आप कैलकुलेट कर सकते हो। ई की वैल्यू आपको पता है अच्छे से, एच की वैल्यू भी पता है, मैंने दोनों बता दी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करोगे तो आपके पास बोहर मैग्नेट्रॉन का ये रिजल्ट आ जाएगा, और मास ऑफ प्रोटॉन पुट करोगे तो आपके पास ये वाला रिजल्ट न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन का आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास सेवंथ प्रॉब्लम आपके पास कहता है, कंप्यूट द एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ 1 ग्राम इन किलोवाट आवर। आपको क्या करना है? एनर्जी इक्विवेलेंस निकालनी है 1 ग्राम इन किलोवाट आवर के अंदर, जो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। आपको पता है 1 ग्राम को हम केजी में ऐसे लिख सकते हैं। सी की वैल्यू हमें पता है, मास को अब हम यही पुट करेंगे जो हमें दे रखा है। ठीक है, तो हमने मास को ये पुट कर दिया जो केजी में निकाला था। सी की वैल्यू हमें पता है, तो जूल में हमारे पास इस तरीके से आ गया। हमें पता है 1 किलोवाट आवर को जूल में लिख सकते हैं 36 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 जूल, इतना लिख सकते हैं। तो 1 ग्राम की एनर्जी किसके इक्वल बैलेंस आ जाएगी? आपकी दिस बाय दिस के। ठीक है, क्योंकि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 जूल है, तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 अपॉन में 36 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 किलोवाट आवर। तो 1 ग्राम की एनर्जी को इसमें दिखाना था, इसलिए मैंने इसको इससे क्या किया? डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास पॉसिबल न्यूमेरिकल्स आपके अप टू हियर कंप्लीट होते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आता है आपका मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, मास डिफेक्ट क्या होता है? देखो बेटा, हमें सबको पता है, क्या कॉन्सेप्ट पता है आप सबको? आप सबको ये पता है कि जो हमारे पास ये दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये दो पार्टिकल्स बाइंड अप होके क्या करते हैं? एक बड़ा पार्टिकल बन जाता है। ठीक है, तो जब देखा जाता है तो इसका मास तो हमारे पास कम होता है, और ये जो हमारे पास छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनका मास क्या होता है? हमारे पास ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कि बाइंड अप होने से पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल जिससे ये मिलके बना था, उनका मास हमारे पास ज्यादा है, और कंबाइन होने के बाद जो पार्टिकल बना है हमारे पास, ठीक है, उसका हमारे पास कंपाउंड पार्टिकल जो है वो हमारे पास उसका मास कम है। तो इन दोनों के बीच में ये जो डिफरेंस हमारे पास क्रिएट हुआ है यहाँ पे इसके मासेस के अंदर, इस डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है कि मास डिफेक्ट क्या है कि जो हमारे पास सम इसके जो टोटल न्यूक्लियस का मास है वो हमेशा हमारा कम आता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल के न्यूक्लियॉन्स के मास से, उनके सम से। तो यही डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसको हम इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, जेड यानी एटॉमिक नंबर इनटू में मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस में एटॉमिक मास इनटू में
आपका एटॉमिक नंबर इनटू में मास ऑफ द न्यूक्लियस वो न्यूट्रॉन माइनस में आपका मास ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, ये टोटल अपना जो पूरा मास होता है न्यूक्लियस का वो हमारे पास होता है, उन्हीं के बीच का ये डिफरेंस बता रहा है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफैक्ट बोलते हैं। अब कहता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस क्या है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस का मतलब क्या है, देखो आपने ये कहा था कि एक ये पार्टिकल है, ठीक है, एक ये पार्टिकल पर्टिकुलर, जैसे ये न्यूक्लियस था, इस न्यूक्लियस के अंदर बाहर ये जो शेल है, इस शेल के अंदर क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ रखने की, जैसे सपोज ये फर्स्ट बोहर का ऑर्बिट मैंने लिया हुआ है, यानी कि L इज इक्वल टू एच कट, L इज इक्वल टू एन एच कट क्या बताता है कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आपके, एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, मैं इसमें फर्स्ट ही ले रही हूँ, तो यानी कि के शेल लेके चल रही हूँ। ठीक है, के शेल के अंदर मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे होल्ड करने के लिए जो एनर्जी है वो ही मेरे को क्या करनी पड़ेगी, उसको रिलीज करने के लिए भी करनी पड़ेगी। तो इसको बाइंड अप करने के लिए यहाँ पे इसको होल्ड करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है कि जो हमारे पास न्यूक्लियॉन्स है, वो न्यूक्लियस के अंदर एक पर्टिकुलर स्ट्रॉन्गेस्ट, हाँ ये तो है ही, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स तो है, क्योंकि न्यूक्लियस जो प्रोटॉन्स है उसके अंदर वो कैसे है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, लेकिन फिर भी वो छोटे थोड़े से प्लेस के अंदर वहां पे रह पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एग्जिस्ट कर रहा था, जो उन दोनों को हम आपस में लिए हुआ था, मतलब टुगेदर रखा हुआ था। ठीक है, अगर वो इस तरीके से रख पा रहे हैं तो हम उन फोर्सेस को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो जितना हमारे पास उन न्यूक्लियॉन्स को, जो दो न्यूक्लियॉन्स है यहाँ पे जिसके बारे में बात करी, वो तो मैंने इलेक्ट्रॉन के केस के अंदर बताया था। ठीक है, जब हम एटम लेके चल रहे थे तब। अब अगर हम न्यूक्लियॉन्स के बारे में बात करें, न्यूक्लियस के बारे में बात करें, ठीक है, तो दो पार्टिकल्स को सेपरेट, दो न्यूक्लियॉन्स के बीच को सेपरेशन को जो हम जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उतने उसको बाइंड अप करने के लिए यूज होता है, तो वो जो एनर्जी है उसको क्या बोलते हैं, हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बाइंडिंग एनर्जी को निकालना चाहें तो वो होता है हमारा मास डिफेक्ट इनटू में हमारा सी स्क्वायर के, जैसे आप सिंपल एनर्जी बोलते हैं ना, सिंपल एनर्जी आइंस्टीन रिलेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी कितना हो जाएगा, mc स्क्वायर, लेकिन मास के अंदर डिफेक्ट आता है इसीलिए डेल एम सी स्क्वायर हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लिखना है तो बस पर न्यूक्लियन, न्यूक्लियन यानी कि न्यूक्लियन किसके इक्वल था, आपने पीछे देखा था, एटॉमिक मास के ही तो था, एटॉमिक वेट की तो था, एटॉमिक वेट से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, आ गया मेरे पास ये। ठीक है, तो अब इसके बाद जो भी हमारे पास देखो यहाँ पे एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और आपके न्यूक्लियन, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस के बीच में जो ग्राफ प्लॉट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व के जो हमारे पास है कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। क्या पॉइंट्स मिलते हैं, यहाँ से हमें यहाँ से ये पॉइंट मिलते हैं कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो हमारे लाइट पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ जो पार्टिकल्स है वो हमारे हैवी पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ की भी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, यहाँ की भी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है। मोस्टली जो हमारे पास 20 से लेके यहाँ तक के आपके 120 तक के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 120 तक का है, वहां पे हम इसको क्या बोलते हैं, 20 टू 120 ले लो या 30 टू 120 भी ले लो, कहीं कहीं में आपको 20 टू 120 भी मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे हमारे पास एक स्ट्रेट कर्व सा आता हुआ दिखाई देता है जिसको हम कांस्टेंट कर्व बोल देते हैं। ठीक है, इस कांस्टेंट कर्व की पर्टिकुलर वैल्यू होती है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और यहाँ पे एक और स्टेबल जो मैक्सिमम आपके पास पीक बन रही है, ये आपकी आयरन की बन रही है, और इस आयरन की कितनी होती है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यही सारी चीजें बता रखी है कि हमारे पास जो इनिशियल, जैसे आपके हाइड्रोजन के आपके पास आइसोटॉप्स आ रहे हैं वो, और हीलियम वगैरह ये आपके हैं, इनकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा कम होती है। फिर कुछ ऐसी पीक्स आती हैं आपकी जो देखो कंबाइन उसमें आ रही है आपके, देखो जैसे 2He4 हो गया, और भी बेरिलियम 8 हो गया, 6E12 हो गया, 8O16 हो गया, 10 नियॉन 20 हो गया, इस तरीके के पार्टिकल्स भी आपके पास यहाँ पे आते हैं। ठीक है, इनको थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल नाम दे दिया गया। ठीक, फिर हमारे पास 20 टू 120 बोल सकते हैं, 30 टू 120 एक स्टेबल हमारे पास आ रहा है वहां पे कर्व। ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली हम कहते हैं कांस्टेंट कर्व आ रहा है। ठीक है, तो उसको वैल्यू जो आई है वो 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई है आपके पास, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसकी आती है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन के पास आपकी आती है।
उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे कि जो हमारे पास जैसे-जैसे हम आगे चलते जाते हैं, वैसे-वैसे हमारे पास ये और ज़्यादा अनस्टेबल आता जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो यूरेनियम आते हैं, ये हमारे पास सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, जो कि हमारे पास थोड़े से उससे ही क्या हो जाता है, हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ये, तो थोड़े से उससे ही क्या हो जाते हैं, टूटते रहते हैं, ठीक है? ब्रेक हो जाते हैं ये। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे तो क्या होती है, आपकी न्यूक्लियर फिज़न होती रहती है और ये क्या होते हैं, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, यहाँ तक आने के लिए अपने फ्यूज़ होते रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या होती है, न्यूक्लियर फ्यूज़न होती है ताकि ये अपने आप को स्टेबल बना सके और ये पार्टिकल फिज़न करते रहते हैं ताकि अपने आप को स्टेबल बना सके। तो यहाँ से आपके पास 2 वो आती है, न्यूक्लियर फिज़न भी और न्यूक्लियर फ्यूज़न भी, ठीक है? अब ये टॉपिक्स मैं आपको कल करवाऊँगी, ठीक है? अभी आप इतना ही इसको कर लीजिएगा। थैंक यू।